Hello student, now we are going to discuss about the next topic alternative current प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो होता है स्मॉल ई इक्वल टू कैपिटल एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई यहाँ पर क्या है, ई है विद्युत वाहक बल। ठीक है, एन क्या है, फेरों की संख्या, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ए क्या है, उसका एरिया। ठीक है, उस पृष्ठ का एरिया, और ओमेगा क्या है, मतलब ओमेगा जो है यहाँ पर वो है एंगल। क्या है, एंगल। ठीक है, अब देखो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब भी आपसे कहे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है, और आपको एन दिया हो, फेरों की संख्या दी हो, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान पता हो, उसका एरिया पता हो, और एंगल पता हो, तब आप प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ये लगाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है अगर वो कहे आपसे कि विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए, जब आपका विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान पूछे, यानी अधिकतम मान पूछे, तो अधिकतम मान के लिए बेटा आपको लगाना है ओमेगा टी की वैल्यू लेनी है कितना, 90 अंश। कितनी लेनी है, 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ओमेगा टी का मान 90 अंश रखेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा, तो आएगा आपके पास एन बी ए ओमेगा साइन 90। अब साइन 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक, तो इसकी जगह पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो हमारे पास आएगा ई नॉट इक्वल टू कैपिटल एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो ई नॉट यानी विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होता है, ई नॉट, तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगी एन बी ए ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा का एक अर्ध चक्र के लिए औसत मान। जब प्रत्यावर्ती धारा चलती है तो उसके अर्ध चक्र के लिए उसका औसत मान आई एम क्या होता है, आई एम इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। आई एम क्या है, यहाँ पर आई एम है अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, तो आई एम इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। और जब आपसे वो कहे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ, क्या बताओ, वर्ग माध्य मूल मान, तो होता है आई आर एम एस। आई आर एम एस का यहाँ पे है वर्ग माध्य मूल मान, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 हम ये लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परिपथ। ठीक, अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुछ परिपथ होते हैं। ठीक है, तो पहला परिपथ है आपका केवल शुद्ध ओमी परिपथ, केवल शुद्ध ओमी प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कि जब परिपथ में केवल रेजिस्टेंस लगा हो, क्या लगा हो, केवल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा हो, तब। तो ये लिखा है यहाँ पे केवल शुद्ध ओमी प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ठीक है, जब केवल उसमें क्या लगा हो, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगा हो, तब उसे क्या कहते हैं, आर परिपथ, या फिर केवल ओमी प्रतिरोध वाले परिपथ। तो कैपिटल आर बराबर होता है इसमें प्रतिरोध, कैपिटल आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, इसमें जब केवल आर लगा होता है परिपथ में, तब धारा आई और पोटेंशियल बी, विभव बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, धारा और विभव दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, वो होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट परिपथ हमारे पास आता है केवल शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ, यानी क्या है ये, एल परिपथ। कौन परिपथ है, एल परिपथ। ठीक है, यानी ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा होता है उसे एल परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एल परिपथ। तो देखो अब एल परिपथ में क्या होता है, इसका जो मैंने फिगर बनाया है, देखो इधर होता है आपका आई, यहाँ चलता है आपके धारा आई, और ऊपर क्या चलता है, विभव वी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर विभव वी का मान धारा आई से 90 अंश अग्रगामी है। यहाँ लिखा मैंने
विभव V धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है। यानी जो पोटेंशियल V है वो धारा के मान से 90 अंश अग्रगामी मतलब आगे है। ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होगा इसमें क्या होगा, तो I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। अब मैंने माइनस ये क्यों लिया यहाँ पे, माइनस π/2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो पोटेंशियल V है वो I से 90 अंश अग्रगामी है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा -π/2। ठीक है। और इसमें जो पोटेंशियल का जो होता है सूत्र प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो सूत्र होता है क्या होता है, आर परपथ के लिए कैपिटल V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, क्या होता है V = V0 sin ओमेगा टी। अगर हम बात करें इसमें एक्सेल, ठीक है, अब एक्सेल इक्वल टू होता है V0/I0 या फिर एक्सेल = L × ओमेगा। अब यहाँ पर एक्सेल है क्या, एक्सेल है बेटा प्रेरकत्व का प्रेरण या फिर प्रेरण प्रतिघात, इसे क्या कहते हैं एक्सेल को, प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकत्व का प्रेरण। ठीक है, इस एक्सेल की वैल्यू होती है L × ओमेगा के बराबर या फिर एक्सेल = V0/I0। नेक्स्ट हमारे पास परपथ आता है केवल शुद्ध धारता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ठीक है, या इसे आप कह दें सी परपथ, क्या कहते हैं शॉर्ट में सी परिपथ। ठीक है, यानी ऐसा परपथ जिसमें केवल धारता सी लगी होती है उसे धारती परपथ यानी सी परपथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सी परपथ। अब देखो इसका जो होगा फिगर होगा ऐसा बनेगा, इधर चलेगी धारा और नीचे क्या होगा पोटेंशियल, और इनके मध्य जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 अंश। अब यहाँ मैंने लिखा है प्रत्यावर्ती विभव V धारा I से 90 अंश पश्चगामी होता है, मतलब ये है इसका कि जो V पोटेंशियल है वो धारा I से 90 अंश पश्चगामी का मतलब होता है पीछे है। ठीक है, ये पीछे है। तो इसमें देखो वोल्टता का जो समीकरण होगा क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होगा V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, किस परपथ के लिए, सी परपथ के लिए। और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होगा क्या होगा, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो और XC = V0/I0 या XC = 1/C × ओमेगा। अब यहाँ पे XC क्या है, XC नोट कर रहा है धारती प्रतिघात को, क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखा है मैंने जहाँ XC धारती प्रतिघात है। ठीक है, या तो धारती प्रतिघात के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें या फिर ये। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अब देखो अगला परपथ हमारे पास आता है, अगला प्रत्यावर्ती धारा परपथ है हमारे पास LR परपथ। ठीक है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध युक्त परपथ, मतलब ऐसा परपथ जिसमें प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R लगा होता है उसे LR परपथ कहते हैं। इसका देखो मैंने फिगर बनाया यहाँ पे, जब परपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है तब प्रतिरोध और धारा एक डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, अब इसमें मैंने पुट कर दिया क्या V मतलब L, प्रेरकत्व और लगा दिया। अब प्रेरकत्व कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ है ऊपर, VL कहाँ है, ये VL है, ये VR है। ठीक, तो अब VL और VR का जो परिणामी होगा वो कहाँ जाएगा, इनके कटान बिंदु से, यानी मतलब V यहाँ पर क्या है, दोनों का परिणामी मान VR और VL का कुल मान, परिणामी मतलब क्या होता है कुल मान, तो परिणामी कितना आएगा कैपिटल V = √VR² प्लस VL², क्योंकि ये कैसे आएगा, अब इसे आप एक ट्रायंगल की तरह मान लें। ठीक है, ठीक, ये देखो अब ये आपका VL है इतना, तो ये भी कितना होगा VL। ठीक, ठीक है ना। अब देखो अब ट्रायंगल OPQ, जब ट्रायंगल OPQ में चलेंगे तब आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब OPQ जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यानी समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका परिणामी मान निकाल सकते हैं, यानी कैपिटल V का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने परिणामी वोल्टता कैपिटल V = √VR² प्लस VL², ये कहाँ से आया पाइथागोरस प्रमेय से। ट्रायंगल OPQ आप ले लेना और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका परिणामी वोल्टता। ठीक है, कैपिटल V का मान।
अब देखो प्रतिबाधा कैपिटल जेड, प्रतिबाधा क्या होती है कैपिटल जेड, तो प्रतिबाधा कैपिटल जेड यहाँ पर होगा √r² प्लस XL²। ठीक है, अगर वो आपसे कहे कि मुझे बताओ एंगल, मतलब कलांतर, कलांतर कह लो या फिर एंगल कह लो, तो यहाँ पे क्या आएगा tan phi = VL/VR² या tan phi = XL/R। ठीक, ये अगला परपथ हमारे पास आता है CR परपथ। ठीक, ऐसा परपथ जिसमें धारता C और प्रतिरोध R लगा हो उसे हम CR परपथ कहते हैं। ठीक, इसका मैंने फिगर बनाया है, देखो उधर आपको पता है कि जब केवल प्रतिरोध लगा होता है परपथ में, तब उसका वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन I और R दोनों एक ही लाइन में होंगी। जब केवल प्रतिरोध R लगा होगा परपथ में, तब V और I दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी। ठीक, अब इसमें उसने क्या लगा दिया, C और लगा दिया, यानी धारता और लगा दी इसमें। तो जब धारता इसमें लगा दी उसने, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे, ये यानी VC। ठीक है, अब VR और VC आपके पास दो हैं। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा इनकी कटान बिंदु से होकर जाएगा। ठीक, इसे मैंने मान लिया V। यहाँ पर क्या है, दोनों का परिणामी। ये देखो, अब इसी प्रकार आप इसमें, ठीक, अब ट्रायंगल OPQ, ठीक है, इसमें आप ट्रायंगल OPQ ले लें, तो यहाँ पे कैपिटल B का मान निकालेंगे आप। ठीक, तो परिणामी वोल्टता कैपिटल V = VR² प्लस VC²। ठीक, यानी ये किसके लिए है, परिणामी वोल्टता CR परपथ के लिए। ठीक, और जब आपसे कहे बेटा कि इसकी बताओ प्रतिबाधा क्या हुई, यानी प्रतिबाधा कैपिटल Z बराबर √R² प्लस XC²। ठीक, और इसमें बताओ आपको जैसे कहा जाए कि बताओ इसका क्या कलांतर, तो कलांतर यहाँ क्या होगा, कलांतर होगा tan phi = VC/VR या फिर tan phi = XC/R। ठीक, ये होगा, यानी CR परपथ के लिए ये वोल्टता हो गई, ये प्रतिबाधा हो गई और ये कलांतर हो गया। ठीक है, अब आगे अगला आपका आता है LC परपथ। क्या आता है, LC परपथ। ठीक है बेटा, LC परपथ क्या होता है, देखो जब परपथ में प्रेरकत्व L व धारता C लगी होती है, तो ऐसे परपथ को हम कहते हैं LC परपथ। ठीक है, इसका बना फिगर। ठीक है, देखो ऊपर क्या होता है VL और नीचे क्या लगा होता है प्रेरक, मतलब ये धारता। ठीक है, ये VC और ऊपर VL और R आपको बताइए यहाँ चलता है इधर। ठीक है ना, अब देखो उधर, तो यहाँ लिखेंगे हम परिणामी वोल्टता कैपिटल V बराबर VL माइनस VC। कितना आएगा, VL माइनस VC। और यहाँ पे हम कहें कि प्रतिबाधा बताओ, तो इसकी प्रतिबाधा कैपिटल Z बराबर XL माइनस XC आएगी। ठीक है, ये LC परपथ की प्रतिबाधा हो गई और ये क्या हो गया, उसका परिणामी वोल्टता हो गया। और अगला आपके पास आता है LCR परपथ, यानी ऐसा परपथ जिसमें प्रेरकत्व L, धारता C व प्रतिरोध R लगा होता है, उसे हम LCR परपथ कहते हैं। इसका ये बेटा फिगर बना, देखो इधर चलता है R और इधर चलता है ऊपर VL और नीचे क्या चलता है VC। ठीक है ना, अब इन दोनों VL और VC इन दोनों का परिणामी कहाँ चला गया, ऊपर। ये देखो, ये जो है ये इसका क्या है, ये VL माइनस VC, ये क्या है, इन दोनों का परिणामी VL और VC का परिणामी यानी कुल मान ये है ऊपर। ठीक, क्या है VL माइनस VC। ठीक, अब आपके पास एक वेक्टर ये है VL माइनस VC और एक आपके पास क्या है VR। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया, ये दोनों कंबाइंड होकर इन्होंने ये बना लिया, ये VL माइनस VC और एक आपके पास है VR। अब VR और VL माइनस VC दो आपके पास है वेक्टर, तो इन दोनों का परिणामी कहाँ से होकर जाएगा, इनके कटान बिंदु से होकर, तो यानी कैपिटल V मैंने मान लिया परिणामी। ठीक, तो यहाँ लिखा मैंने कैपिटल V यानी परिणामी वोल्टता कैपिटल V = √VR² प्लस VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ये VL माइनस VC, तो ये भी बेटा कितना आएगा VL माइनस VC और ये तो आपको पता ही ये VR है। ठीक, अब OPQ
तो ट्रायंगल OPQ में जब आप चलेंगे तो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में बेटा आप पाइथागोरस प्रमेय से इस कैपिटल बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। वहीं से ये आया है कैपिटल बी इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसकी प्रतिबाधा क्या होगी? प्रतिबाधा इसकी होगी Z बराबर √R² प्लस XL माइनस BAXC का होल ऑफ स्क्वायर। और इसका जो वो आएगा कलांतर क्या इसका आएगा tan phi इक्वल टू VL माइनस BC अपॉन कैपिटल R, या फिर tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अब जब अनुनाद की स्थिति आई, क्या है अनुनाद की स्थिति, यहाँ लिखा है मैंने अनुनाद की स्थिति में XL का मान XC के बराबर होगा, ठीक है। XL क्या है स्वप्रेरकत्व या फिर प्रेरण प्रतिघात XL और धारती प्रतिघात XC दोनों के मान बराबर होंगे, किसमें अनुनाद की स्थिति में, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें ट्रांसफार्मर्स के रिलेटेड सवाल आते हैं। देखो ट्रांसफार्मर का जो वो होता है परिणमन अनुपात, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात स्मॉल r इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। NS क्या है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP इक्वल टू होता है ES अपॉन EP। ES क्या है दूसरी कॉइल में विद्युत वाहक बल, और ये क्या है प्राइमरी कॉइल का विद्युत वाहक बल, ठीक। VS अपॉन BP। अब VS क्या है वोल्टेज, किसका वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का, द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल, और ये क्या है पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल बराबर किसका होगा IP अपॉन IS। IP यहाँ पर क्या है एम्पियर ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन एम्पियर ऑफ किसका सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये होता है। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सूत्र जो हैं आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है ईटा इक्वल टू निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक। अब देखो ईटा इक्वल टू VS अपॉन VP इंटू IS अपॉन IP, ये क्या आएगा इसकी दक्षता इफिशियंसी, ठीक है। तो ईटा बराबर VS अपॉन VP इंटू IS अपॉन IR, ठीक। अब अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे इसके सवाल, ठीक है।